फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोकेमिस्ट्री सीरीज। तो फाइनली हम लोगों का बायोकेमिस्ट्री ख़त्म ही होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको भी बायोकेमिस्ट्री जो है वो हार्ड लगता है, तो ये बायोकेमिस्ट्री बहुत ही आसान है। लेकिन ये आपके लिए आसान कब होगा? जब आपको पता हो कि आपके सिलेबस में कितना पढ़ना है और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, वो कंटेंट आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये सब होगा कैसे, आप ये सोच रहे हैं। तो डोंट वरी, इसके लिए मैं आपके साथ हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारा, जैसे कार्बोहाइड्रेट में जितना भी ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये सब सारा चीज़, जीजीडी टेस्ट, ये सब पूरा चीज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यूरिया साइकिल से लेकर वो एंजाइम से रिलेटेड हो, ये अमाइनो एसिड, लिपिड, ये सब पूरा वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाए। तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं और अपने बायोकेमिस्ट्री को आसान बना सकते हैं। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एसिड बेस डिसऑर्डर है क्या? अगर मैं आपको इस चैप्टर का एक व्यू देना चाहूँ पूरा, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पीएच के बारे में पढ़ रहे हैं। पीएच का सबसे पहले डेफिनेशन था, अगर आप देखें तो पीएच के बारे में हम लोग पढ़े। फिर पीएच कैसे मेंटेन हो रहा है हमारे ब्लड में वो देखे। तब हमें एबीजी देखने के बाद हम लोग लास्ट देख रहे हैं। तो ये इसमें होगा क्या, एसिड बेस डिसऑर्डर? इसमें जो है वो पीएच ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण हमें पीएच ज़्यादा होने से क्या कंडीशन देखने को मिलता था? एसिडोसिस। H+ कंसनट्रेशन ज़्यादा होता था। तो पीएच क्या है? H+ कंसनट्रेशन हमारे ब्लड में। तो जब पीएच ज़्यादा होता था, यानी H+ कंसनट्रेशन ज़्यादा होता था, तो एसिडोसिस का कंडीशन देखने को मिलता था। और जब हमारे बॉडी में पीएच कम होता था, यानी H+ कंसनट्रेशन कम होता था, तो एल्कलोसिस का कंडीशन देखने को मिलता था। ये तो मैं फर्स्ट वीडियो से ही आपको समझाते आ रही हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको कि आप जब भी देख रहे हो तो फर्स्ट वीडियो से देखिए। और आपको दिक्कत क्या है, आपको एक जगह पे पूरा वीडियो मिल जा रहा है। आप अगर प्लेलिस्ट में नहीं जा पा रहे हैं तो सीधा कोई भी टॉपिक सर्च कीजिए शुरू से ही, और मेरा चैनल का नाम लिखिए, आपको यूट्यूब प्रोवाइड कर देगा वीडियो एकदम आसानी से। अगर आप शुरू से देखते हो तो आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये सब मैं वहाँ ही समझा चुकी हूँ। तो आज हमारा है जो एसिड बेस डिसऑर्डर, उसमें पीएच का ज़्यादा होना कम होना, और एक चीज़ हम लोग बस देखेंगे और जिसमें CO2 ज़्यादा होगा। CO2 कैसा है, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, तभी वीडियो समझ में आएगा। एसिडिक है, एसिडिक नेचर का है। और HCO3 जो बाइकार्बोनेट, HCO3 हमारा कैसा नेचर का है? वो है एल्कोलोसिस, यानी बेसिक नेचर का है। मतलब इसका पीएच, ये इसका जो पीएच है कम होता है CO2 को, और ये बेसिक नेचर का है, इसका पीएच ज़्यादा होता है। तो बस यही चीज़ को देखेंगे। ये चीज़ हमारा बढ़ेगा तो एसिडिक कंडीशन होगा, और ये चीज़ बढ़ेगा तो एल्कोलोसिस कंडीशन होगा। तो चलिए देखते हैं। डिसऑर्डर ऑफ द एसिड बेस बैलेंस आर द क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर कॉज एंड द डायरेक्शन ऑफ पीएच चेंज। ये डिसऑर्डर क्या है, इसको क्लासिफाई कैसे किया है? अकॉर्डिंग टू कॉजेज, की मतलब क्या कारण है, और पीएच का डायरेक्शन बढ़ रहा है घट रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 4 टाइप ऑफ सिंपल एसिड बेस डिसऑर्डर, जिसमें पहला आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। मेटाबॉलिक दैट मीन्स हमारा HCO3 इसमें रिलेट करेगा और पीएच रिलेट करेगा। अब आप सोचेंगे कि HCO3 कैसे? HCO3 हम जब फर्स्ट वीडियो से ही मैं आपको समझा रही हूँ तो क्या बताई थी कि यह मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, जो कि HCl से हमें H मिल जाता है, और एमिनो एसिड के जो डीएमिनेशन हो रहा था, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। डीएमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम, मतलब एग्जाम में फेवरेट फ्यूचर है एग्जामिनर का। तो मैं जब मेटाबॉलिज्म प्रोटीन आपको समझाऊँ वहाँ ही आपको प्रोवाइड कर चुकी है नोट्स के साथ, तो आप देख सकते हैं। तो हमें वहाँ से CO2 मिलता है और HCl3 से H मिलता है, और HCO3 का फॉर्मेशन होता है। तो ये मेटाबॉलिक है। तो अगर ये बढ़ या घट रहा है, और पीएच तो हमारा चलेगा ही, पीएच तो हमारा, जैसे पीएच के बारे में तो पीएच तो चलेगा ही। तो ये मेटाबॉलिक है, तो इसमें कोई कंडीशन खराब होगा तो हम लोग मेटाबॉलिक बोलेंगे। और अगर CO2 हमारा लंग से रिलेटेड है, वही छोड़ता और निकालता, और ये एसिडिक कंडीशन का है, तो इसमें कोई कंडीशन खराब होगा तो हम लोग उसको रेस्पिरेटरी बोलते हैं। तो ये आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि ये जो है वो बेसिक नेचर का है, तो इसको बढ़ने से एल्कोलोसिस होगा, और ये एसिडिक नेचर का है तो इसको बढ़ने से एसिडोसिस का कंडीशन होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा? HCO3 जो है वो कमेगा,
और पीएच तो कम है तो हम लोग को ऐसे भी पता है कि पीएच क्या है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। तो H प्लस का आयन का कंसंट्रेशन यानी पीएच कम होगा तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। मेटाबॉलिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि SCO3 कम हो रहा है। SCO3 अगर ज़्यादा होता तो उसको एल्कलोसिस बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है। नेक्स्ट हम लोग हमारा डिस्कशन होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। इसमें क्या होगा, एसिडोसिस का कंडीशन है तो पीएच तो H प्लस का कंसंट्रेशन तो कम होगा ही हमारे बॉडी में, और CO2 ज़्यादा होगा। क्यों होगा, और इसको रेस्पिरेटरी क्यों बोल रहे हैं कि हमारे CO2 हमारा लंग्स द्वारा ही एक झेल करवाया जाता है। तो ये एसिडिक नेचर का है तो एसिडोसिस में क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। ये बेसिक नेचर का था तो इसीलिए एसिडोसिस में एक कम हो रहा था, लेकिन ये एसिडिक नेचर का तो ज़्यादा हो रहा है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होगा, एल्कलोसिस से यानी पीएच ज़्यादा होगा, एच का कंसंट्रेशन कम होगा और SCO3 ज़्यादा होगा। SCO3 ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है तो ये ज़्यादा होगा तो एल्कलोसिस का कंडीशन देखने को मिलेगा। लास्ट हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। उसमें क्या होगा, पीएच जो है वो इंक्रीज करेगा क्योंकि H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, और इसमें CO2 डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि ये तो एसिडिक नेचर का है, लेकिन यहाँ पे तो एल्कलोसिस कंडीशन हो रहा है तो इसको कम होने से एल्कलोसिस का कंडीशन देखने को मिलेगा। बस आपको यही ध्यान रखना है। आप जो है यहाँ पे सेम याद रखें, मतलब हम लोग भूल जाते हैं, सॉरी, जो मेटाबॉलिक है उसमें आप सेम सोचिएगा कि वो बढ़ता है तो वो भी बढ़ता है, वो घटता है पीएच तो SCO3 भी घटता है, और रेस्पिरेटरी के लिए अल्टरनेट याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दी SS यानी सेम। आपको मैं याद करने का ट्रिक देती हूँ। हमारे GI ट्रैक में क्या होता है, हमारे माउथ से जाता है खाना और सीधा जो है वो एक ही पाथवे से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो सेम मतलब कि कोई इसमें अल्टरनेटिव चीज़ नहीं चला। लेकिन रेस्पिरेटरी में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वहाँ पे अल्टरनेट प्रोसेस चल रहा है। तो आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं, तो याद करने में आसानी होगा, क्योंकि थोड़े समय के बाद हम लोग भूल जाते हैं। तो बस पीएच सेम क्योंकि सेम रास्ते उन लोग में कोई ऐसा अल्टरनेट काम नहीं होता है, तो पीएच अगर इसमें घट रहा है तो एसिडोसिस में SCO3 भी घटेगा और उसी तरह बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग स्पेसिफिक ध्यान, इसका डिफिनेशन पूछा आपसे, कॉजेज पूछा तो बताना होगा। द बिल्ड ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हम लोग देखेंगे, द बिल्ड ऑफ acid in the body due to kidney disease और kidney failure is called metabolic acidosis। हमारे बॉडी में एसिड का ज़्यादा हो जाना, एसिड का ज़्यादा बिल्डअप हो जाना, और ऐसा क्यों होता है, किडनी डिजीज़ के कारण। इस कंडीशन को मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। लेकिन डोंट वरी, आप मत घबराइए कि आपको मैं ऐसे ही बस फेंक के चले जाऊँगी, आपको समझाऊँगी मैं। जब मैं आपको रीनल जो पीएच रेगुलेशन, किडनी बोलिए रीनल बोलिए कोई गलती नहीं है, एक ही चीज़ है। पीएच जब रेगुलेशन ब्लड का हमारा कर रहा था तब मैं आपको समझाई थी जो कॉन्सेप्ट, आपको अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो ध्यान होगा। SCO3 हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ग्लोमेरुलर से फिल्टर हो जाता है, लेकिन किडनी क्या काम करता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर रीनल ट्यूब्यूल डिस्टल और जो लूपा फैलने आते हैं, वो हमारे बॉडी से जो SCO3 जो ट्यूब्यूल्स में आ चुका था उसको रीएब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो रीएब्जॉर्ब जब करते हैं तो हमारे बॉडी का कंडीशन ठीक रहता है, SCO3 मेंटेन रहता है। लेकिन यहाँ पे SCO3 कम क्यों हो रहा है, और पीएच, तो SCO3 जो हमारे ट्यूब्यूल्स के द्वारा जो रीएब्जॉर्ब होते हैं, तो हमारा किडनी ही ठीक नहीं है, उसमें किडनी में डिसऑर्डर आ चुका है, यानी अपना काम परफॉर्म नहीं करेगा। तो SCO3 हमारे बॉडी के ब्लड में, ये मैकेनिज्म के थ्रू मैं समझाई थी, ला रहा था, लेकिन ये तो काम नहीं कर पा रहा है, तो हमारे बॉडी ट्यूब्यूल्स के द्वारा एक्सक्रीट आउट कर देगा, यानी यूरिन के थ्रू पास आउट कर देगा। अब पास आउट कर देगा तो SCO3 तो कम होगा। अब आप SCO3 कम क्योंकि आउट हो जा रहा है, हमारे बॉडी से बाहर फेंक दिया जा रहा है इसको, जो रीअब्जॉर्ब होना चाहिए था। तो ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि SCO3 कम कैसे हो रहा है। लेकिन अब आप सोचिएगा कि पीएच जो है वो कैसे कम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, SCO3 को कौन लेके जाता था, H प्लस ही आता था और इसको बाइंड करके ले जाता था। पीएच का कम होना यानी क्या, H प्लस कंसंट्रेशन ज़्यादा होना। जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, फर्स्ट वीडियो में ही समझाई थी कि 10 गुना अगर H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उसका मान हो जाता है 6 पॉइंट। ब्लड का जो, अगर ब्लड में H प्लस कंसंट्रेशन 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाए तो पीएच कितना हो जाएगा, 6.4। तो वही चीज़, अब H प्लस तो आ नहीं रहा, यहाँ पे अपना काम कर नहीं रहा है, ये इसको ट्यूब्यूल से इधर ला नहीं रहा है, तो H प्लस हमारे बॉडी में ज़्यादा होंगे तो पीएच तो कम होगा ना, क्योंकि H प्लस कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा हमारे बॉडी में होता है उतना ही पीएच कम होता है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो ये क्यों हो रहा है कि ये आप चाहे तो अपने एग्जाम में शो कर सकते हैं इस तरह से, बस नॉर्मली दिखा के, और रीनल वाला आप समझोगे तो ये समझ भी गए होंगे आप।
अगर नहीं देखें तो प्लीज़ रीनल वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इट में अगर वेन बॉडी फ्लूइड कंटेंट टू मच एसिड, वही H प्लस ज़्यादा हमारे बॉडी में रह जा रहा है तो टू मच एसिड होने के कारण, और कैन नॉट बैलेंस एसिड बाय बॉडी, HCO3 हमारे बॉडी में आ नहीं रहा है, H प्लस जा नहीं रहा है, तो वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। किसके कारण? क्योंकि किडनी फेलियर है। अब इसका कॉजेज आपसे पूछा गया है, तो कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप ऑफ द टू मच एसिड इन द बॉडी। क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि हमारे बॉडी में टू मच ये एसिड का एक्युमुलेशन हो जा रहा है क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पा रहा है किडनी। और एक कारण क्या है? तो वही किडनी का, इट कैन ऑल्सो अकर व्हेन अ किडनी कैन नॉट रिमूव इनफ एसिड फ्रॉम द बॉडी। एसिड हमारे बॉडी से रिमूव नहीं हो पा रहे हैं, H प्लस जो अपना काम करना था बाइकार्बोनेट को उसको लाना था वो ला ही नहीं पा रहा है, तो हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जा रहा है H प्लस। तो H प्लस ज़्यादा होगा तो, और HCO3 का कम हो जा रहा है क्योंकि एक्सक्रीट आउट कर दे रहा है हमारे बॉडी से, तो उस कंडीशन को मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा? इसमें जो है CO2 क्या होंगे? ज़्यादा होगा, pH क्या होगा? कम होगा। pH का कम होना क्या कहलाता है? एसिडिक कंडीशन, तो एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज अ कंडीशन दैट अकर व्हेन द लंग्स कैन नॉट रिमूव ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस। अब इसको भी मैं समझा देती हूँ, डोंट वरी। सबसे पहले इसमें बोला कि हमारा जो लंग्स है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट नहीं कर रहा है, जिसके कारण जब बाहर जो चीज़ नहीं जा रहा है तो हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा। और pH कम हो रहा है, pH कम हो रहा है। pH का कम होना यानी आप बस इतना ध्यान रख लीजिए कि H प्लस इसमें ज़्यादा, H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। ये फर्स्ट वीडियो में ही समझा चुकी हूँ मैं आपको। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से आपको मैं समझा देती हूँ। ये मैं जब बफर सिस्टम पढ़ाई हूँ वहाँ पे मैं आपको बता दूँ क्या होता है। CO2 बाइंड करता है HCO3 से। जब हम CO2 हमारे बॉडी से एक्सहेल आउट करवाना रहता है तो CO2 बाइंड करता है और सबसे पहले कार्बोनिक एसिड बनाएगा, फिर ये टूटता है तब H प्लस में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि CO2 जो है वो सीधा लंग्स में नहीं जा सकता, इतना उसके पास पावर नहीं है। उसको जो है वो H2O मिलता है तब वो कार्बोनिक एसिड में बदलता है और फिर चेंज होके जो है HCO3 में चेंज होता है, तब यहाँ पे H प्लस रिलीज होता है हमारे बॉडी में। तो हीमोग्लोबिन बाइंड करके उसको ले जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर जा ही नहीं रहे हैं लंग्स में कोई प्रॉब्लम होने के कारण, तो क्या होगा? ये सब प्रोसेस नहीं होगा। जब ये प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि HCO3 जा ही नहीं रहा है तो H प्लस जो है हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर बाहर नहीं निकलेंगे, तो H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो समझ में आपको आ रहा है। और CO2 क्योंकि लंग्स में तो वो तो बाहर जा ही नहीं रहा है, तो कैसे ये प्रोसेस हुआ आपको समझ में आ गया होगा मे बी। दिस कॉज बॉडी फ्लूइड स्पेशली फ्लूइड बिकम एसिडोसिस। अब ये सब ज़्यादा हो रहा है, H प्लस कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में ज़्यादा हो रहा है और CO2 ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा? एसिडोसिस का कंडीशन होगा। कॉजेज इसका क्या है? डिजीज ऑफ द एयरवे लाइक अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है कि अस्थमा एक लंग्स मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसमें CO2 जा नहीं पा रहे हैं, इसके कारण H प्लस भी अपना बाहर नहीं जा पाएगा और CO2 नहीं ज़्यादा बाहर जा पाएगा, इसलिए एसिडोसिस कंडीशन हो जाएगा। डिजीज ऑफ द लंग्स टिश्यू सच एज पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसमें भी CO2 को बाहर नहीं कर पाता है और वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे देखिए आपको मैं फाइब्रोसिस के कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा फाइब्रोसिस के कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो एल्वियोलाई है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाता है उसको में स्कार फॉर्मेशन हो जाता है इन्फेक्शन के कारण। मतलब ये बहुत ही इसमें स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा जिसके कारण गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। जब गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो देखिए हीमोग्लोबिन जो H प्लस ला रहा था वो तो यहाँ पे आया, CO2 बाहर नहीं जा पा रहा है, तो ये H प्लस देखिए इसमें अल्टरनेट प्रोसेस हो जा रहा है। मतलब गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो H प्लस जो हमारे बॉडी में आ रहा है और HCO3 बना के फिर CO2 में चेंज हो रहा है, ये प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, तो H प्लस ज़्यादा हो जाएगा और क्योंकि CO2 नहीं बन रहा है तो वो भी एक्सहेल आउट नहीं हो पाएगा। तो ये कंडीशन CO2 अब हमारे बॉडी में ज़्यादा है और H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो pH कम हो गया, तो ये कंडीशन में भी आपको क्लियर होगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है, इसके कारण हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो कॉजेज भी हम लोग देख लिए, बस यहाँ पे मैं आपको शो कर दूँ ताकि आपको समझ में आए कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या है। जैसा कि मैं आपको बताई कि स्कार हो जाता है, थिकनेस हो जाता है हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में आपको मैं क्या बताई थी, pH क्या होगा, इसमें इंक्रीज होगा, HCO3 क्या होगा, सीधा सीधा काम चल रहा है सीधा, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा।
क्यों होगा? अ डिसऑर्डर दैट एलिवेट सीरम बाइकार्बोनेट इट में कॉज बिकॉज हमारे ब्लड सीरम में SCO3 ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा होगा? देखिए, H+ हमारे बॉडी में जब रहता है तो pH कम होता है, लेकिन pH यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यानी H+ कहीं तो आउट हो रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है हमारे बॉडी से। तो इंट्रासेलुलर शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन जो है उस सेल में चले जाएंगे। नेक्स्ट कारण इसका क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑफ H+। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डैट मीन्स वॉमिटिंग के कारण या फिर डायरिया या कंडीशन में H+ ज़्यादा हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, जिसके कारण और SCO3 कैसे बढ़ेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ, डोंट वरी, थोड़ा सब्र कीजिए। तो H+ कम हो रहा है, यानी H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो pH ज़्यादा होगा। फिर एक्सेसिव रीनल हाइड्रोजन आयन लॉस, और यहाँ पे ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ये है आपका SCO3 रीअब्जॉर्प्शन। तो पहले तो हम लोग एसिडोसिस का कंडीशन मैं आपको बता चुकी, अब एल्कोलोसिस का समझाती हूँ। ये जो है वो पहले तो एक्सक्रीट आउट हो रहा था जिसके कारण कम हो रहा था, अब ये हमारे टीब्यूल से ज़्यादा ही रीअब्जॉर्ब होंगे। रीअब्जॉर्ब कैसे होगा? ये इसको H+ चाहिए, जो कि H आता है इधर, तो आप सोचिए H+ ज़्यादा आ जा रहा है और इसको बाइंड करके हमारे बॉडी में ज़्यादा लेके जा रहा है, तो H+ तो कम हो जा रहा है जिसके कारण pH बढ़ जा रहा है। और SCO3 भी जो है वो टीब्यूल से ज़्यादा ही हमारे ब्लड में आ रहा है, इसीलिए ब्लड सीरम में SCO3 का कंडीशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट कॉजेज क्या हो सकता है इसका? यहाँ पे कॉजेज है, आप कॉजेज लिखिएगा। ये एडमिनिस्टर एंड रिटेंशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयर, जैसे कि इंजेक्शन के थ्रू ज़्यादा बाइकार्बोनेट का देना या फिर उसका ज़्यादा रिटेंशन होना, ज़्यादा हमारा टीब्यूल से हमारे ब्लड में आना, इसके कारण हो सकता है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस लास्ट है हमारा। इसमें क्या होगा? इसमें CO2 जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, और pH क्या होगा? इंक्रीज होगा। डैट मीन्स H+ कंसंट्रेशन हमारा कम होगा तो pH ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट बस आपका क्लियर होगा तो आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं हो तो सबसे पहले pH वाला वीडियो देख लीजिए। तो क्या है? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस इज अ पैथोलॉजी दैट आर सेकेंडरी टू हाइपरवेंटिलेशन। ये क्या है? ये कंडीशन है जिसमें हाइपरवेंटिलेशन के कारण होता है। हाइपरवेंटिलेशन में क्या होता है? बहुत जल्दी जल्दी हम लोग सांस लेते हैं, और जब ज़्यादा जल्दी आप सांस लेके, अभी भी आप एक्सपेरिमेंटली देख लीजिए, तो O2 तो आप ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन CO2 को एक्सहेल आउट नहीं कर पाएगा क्योंकि जल्दी जल्दी आप सांस ले रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि O2 हमारे बॉडी में ज़्यादा है और CO2 तो निकल नहीं पा रहा है। तो सॉरी, यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि हाइपर वेंटिलेशन में ऑक्सीजन भी ज़्यादा आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइपर वेंटिलेशन में हम लोग गहरी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जिसके कारण हमें जो है वो ज़्यादा CO2 एक्सहेल आउट हो जाएगा, और ज़्यादा जब CO2 एक्सहेल आउट हो जाएगा तो हमारे बॉडी में वो कम हो जाएगा। और pH कैसे इंक्रीज कर जाता है, ये कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है H+ बाइंड होने का, तो ज़्यादा बाइंड हो के यहाँ पे आ जाएगा और इसके कारण हमारे H+ का कंसंट्रेशन कम होगा। जैसे देखिए, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में ये सब काम हो रहा है, अभी ज़्यादा CO2 बाहर आ रहा है तो H+ ज़्यादा ही H2CO3 बनाएगा, ज़्यादा ही बनाएगा, तो जिसके कारण H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो pH जो है, सॉरी, H+ कंसंट्रेशन जो है वो आउट हो रहा है हमारे बॉडी से, तो pH जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। H+ का कंसंट्रेशन कम होना, ये pH ज़्यादा हो जाता है। ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। और कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको समझा दी। इट मे बी कॉज ऑफ अ ओवर ब्रीदिंग दैट अकर व्हेन अ ब्रीथ वेरी डीपली और रैपिडली। क्यों हो रहा है? क्योंकि वह हाइपर वेंटिलेशन का भी कंडीशन वही आपको बताना चाह रहा है कि जब आप ज़्यादा ब्रीदिंग करेंगे, ओवर ब्रीदिंग करेंगे, तो जिसके कारण CO2 ज़्यादा एक्सहेल आउट हो जाएगा हमारे बॉडी से। कॉजेज क्या है? एंड एंजाइटी, पैनिक, फीवर एंड ट्यूमर, ट्रॉमा, सीवियर एनीमिया। क्या है ये कंडीशन? एंजाइटी के कंडीशन में आप घबरा जाते हैं एकदम, मतलब आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, सांस तेज़ हो जाता है, तो उस कंडीशन में CO2 ज़्यादा एक्सहेल आउट हो जाएंगे। और H+ कंसंट्रेशन, क्योंकि CO2 से बाइंड SCO3, ये सब वो जो कॉन्सेप्ट मैं समझाई, इसके कारण H+ कंसंट्रेशन कम हो जा रहा है, जिसके कारण pH ज़्यादा हो जा रहा है। और क्योंकि हमारे बॉडी से CO2 ज़्यादा बाहर आ रहे हैं तो CO2 का हमारे बॉडी में कम हो जा रहा है। एक कॉन्सेप्ट बस आपको ध्यान रखना है। पैनिक कंडीशन में वही कि ज़्यादा जल्दी आप सांस ले रहे हैं, हाइपर वेंटिलेशन में जा रहे हैं, तो फीवर में, पेन में और ट्यूमर, ट्रॉमा में ये कंडीशन देखने को मिलता है। और मैं आपको एक बार नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ, इस तरह से आप लिखिएगा।
होप कि एसिड बेस डिसऑर्डर जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो पाया होगा। इसमें कुछ नहीं था, बस एक चीज़ रेस्पिरेटरी को लेकर चलना था और मेटाबॉलिक के लेकर चलना था। एक में सही मतलब सीधा सीधा सेम होता है और एक में अपोजिट होता है, वही चीज़ को हमें ध्यान रखना था। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है बायोकेमिस्ट्री का आसान बनाना, आसानी से समझाना और अच्छा नोट्स प्रोवाइड करना, ताकि आप यूनिवर्सिटी में लिख सकें। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड लगता है लेकिन बहुत ही ईजी है अगर आप सही से पढ़ते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा हीम डिग्रेडेशन पार्ट 3 के साथ।